नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सैम पित्रोदा के एक बयान पर भारत में हंगामा मच गया है। उन्होंने वहां पे विरासत के टैक्स का जिक्र किया और उसको गोदी मीडिया ने कन्वर्ट करके ये जता दिया कि मान लो भारत में सारी संपत्ति छीनी जा रही है। दरअसल गोदी मीडिया को कोई मुद्दा मिला नहीं था। वो मुसलमान के नाम पर, वो मंगलसूत्र के नाम पे बहुत भड़काने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा। अब उन्होंने सैम पित्रोदा के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी कि मान लो कांग्रेस सैम पित्रोदा के अधीन हो, सैम पित्रोदा ही उनका मैनिफेस्टो कर रहे हो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि संपत्ति का जिक्र ये इस मायने में है कि देश में जो उद्योगपतियों को आने पाने दामों में चीज दी गई है वो बराबरी के आधार पर सबको बंटना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हड़बड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी से कन्वर्ट कर रही है। मैंने बात करी प्रोफेसर अभय दुबे जी के साथ, जाने माने पत्रकार, आप रोज देखते हैं उनको बड़े बड़े चैनलों पर, तमाम बड़े फोरम पर, और इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। मैंने उसे समझने की कोशिश करी। उन्होंने मुझसे कहा कि सैम पित्रोदा इतने विद्वान व्यक्ति हैं, भारत में संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं, कि मैं तो मांग करूंगा उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। जाहिर है कि आपके दिमाग को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास, समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हैं, क्या है पूरा मामला। सुनते हैं। उससे पहले चैनल को ज्वाइन करने और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय जी आपका। सैम पित्रोदा के एक बयान पर पूरे देश की गोदी मीडिया ने हल्ला काट दिया है। सैम पित्रोदा ने खुद ट्वीट करके कहा कि गोदी मीडिया ने इस तरह का जो मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ निकाला है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया था बातचीत में कि अमेरिका में टैक्स का प्रावधान क्या है। तो अगर अमेरिका में कोई टैक्स है, कोई इंटेलेक्चुअल उसको बता रहा है, सैम पित्रोदा के बयान से मिर्ची बहुत लगती है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा का मंदिर को लेकर उल्लेख किया। दरअसल वो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है, दुनिया के इतने देशों में उनका सम्मान है, राजीव गांधी के बहुत करीबी हैं। क्या लगता है सैम पित्रोदा ने क्या वाकई में ऐसा कहा जिसमें इतना हल्ला मचना चाहिए, या गोदी मीडिया को कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है तो सैम पित्रोदा को निशाने पर ले लिया? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, सैम पित्रोदा भारत में जो संचार क्रांति हुई है उसके पितामह हैं। राजीव गांधी ने उनको निमंत्रित किया था, उन्होंने यहाँ पे आकर सी डॉट की स्थापना की, और भारत में उसके बाद से जितना भी संचार के क्षेत्र में काम हुआ है उसके मूल में सैम पित्रोदा को दिया गया वह निमंत्रण था। और सैम पित्रोदा ने जो पहलकदमी ली, अपनी योग्यता के जरिए भारत में प्रशिक्षण दिया लोगों को, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं। मुझे तो लगता है कि सैम पित्रोदा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए उस काम के लिए। मेरी तो अपनी राय ये है। दूसरे, सैम पित्रोदा ने जो कहा है वो तो एक आम तौर पे एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। एक तो जनरल नॉलेज का सवाल है ये, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। उन्होंने इस तरह की बात कही है। अगर कोई भारत में स्वस्थ माहौल होता तो इस बात को एक स्वागत के तौर पर देखा जाता, ये एक जानकारी के तौर पर देखा जाता। मुझे भी ये बात नहीं पता थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तरह तरह की बेचैनियों और दुश्चिंताओं की शिकार है। दुस्वप्न आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं इन लोगों को। इसलिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं वो इस बात को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि 2004 तो कभी भी दोबारा दोहराया ही नहीं जा सकता है, अब तो बल्ले बल्ले है भाजपा की। तो इस प्रकार की तमाम बातें की जा रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को 2004 का सपना आ रहा है बुरा, इससे रात में ये लोग जग जाते होंगे घबरा कर। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि जो निष्पक्ष सर्वेक्षण हुए हैं ऐसी एजेंसियों द्वारा, जिन एजेंसियों की प्रतिष्ठा और उनकी निष्पक्षता पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाता, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लगाती, विपक्ष भी नहीं लगाता, उसका मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा केवल। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भाजपा किस सांसद में फंसी हुई है, क्यों उसे सैम पित्रोदा के जरिए अपनी नैया पार लगानी पड़ रही है, क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातों के उल्टे सीधे तोड़ मरोड़ कर निकाले गए विकृत अर्थों के जरिए वो लोग अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका एक इशारा आपको उस आंकड़े से मिल सकता है। जो सर्वेक्षण होते हैं उनके आंकड़े एक सुराग देते हैं, वो कोई ऐसा तथ्य नहीं होता। तथ्य तो 4 जून को सामने आएगा है, लेकिन वो एक सुराग देते हैं। जैसे कि जब चावल पक रहा होता है तो हमारी माए बहनें
उसमें से एक चावल निकालती हैं और उसको दबा के देखती हैं कि ये क्या होगी। उसी से पता लग जाता है कि पूरी हांडी की स्थिति क्या है। जो लोकनीति CSDS का सर्वेक्षण है, जो कि हिंदू में प्रकाशित हुआ 3 खंडों में, 10,000 से ज्यादा का इसका सैंपल साइज था। वो सर्वे बताता है कि देश के 40% मतदाता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं और कांग्रेस को शायद 27 या 28% लोग वोट देना चाहते हैं। ये भारतीय, तो इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे दिखाई पड़ती है। लेकिन वो सर्वेक्षण एक और बात कहता है, जिसकी याद मुझे उसी सर्वेक्षण को करने वाले इनके नेतृत्व में हुई थी डॉक्टर संजय कुमार। उन्होंने ही आज एक कार्यक्रम में याद दिलाई। आज सुबह से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर एक वर्कशॉप था। इसमें सुबह पहला भाषण मुझे ही देना था इसका, और उसमें उसी में प्रोफेसर संजय कुमार को ही बोलना था। तो उन्होंने, हालांकि वो सर्वे मैंने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने जो याद बात दिलाई, मैं सोचता हूँ इस 4 PM के इस कार्यक्रम का फायदा उठाकर मैं उसे आपके साथ में और आपके श्रोताओं के साथ उसका साझा करूं। भाजपा को जो 40% लोग वोट देना चाहते हैं, उसमें से 12% ऐसे हैं जो कि भाजपा को हिचक के साथ में, रिलक्टेंस के साथ में वोट देना चाहते हैं। रिलक्टेंस के साथ में वोट देना चाहते हैं। क्यों वोट देना चाहते हैं रिलक्टेंस के साथ में? क्योंकि उन्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है इसको तुरंत अपनी मतदान प्राथमिकताओं को बदल सके। ऐसा कोई विकल्प उनको नहीं दिख रहा है। ये 12% लोग अगर घटा दिए जाएं 40% में से, तो भाजपा को वोट देने वालों की संख्या 28% रह जाती है। यानी 2019 में जिन लोगों ने वोट दिया था उससे 10% कम हो जाती है भाजपा। यानी इसका मतलब है कि भाजपा के खिलाफ वास्तव में एक 10% का, भाजपा के खिलाफ एक स्विंग इंतजार कर रहा है प्रभावी होने के लिए। 10% का स्विंग प्रतीक्षा कर रहा है कि विपक्ष आए और उस स्विंग को अपनी तरफ मोड़ दे। इस सर्वेक्षण के अनुसार ये स्थिति है। वो मोड़ पाएगा कि नहीं मोड़ पाएगा? वो सारे 12% भाजपा को वोट दे देंगे, या 12 में से 6% निकल जाएगा भाजपा से, या 3% निकलेगा, या 2%। मुझे तो पक्का यकीन है कि पूरे के पूरे वो 12% नहीं रह सकते भाजपा के अंदर। उनमें से कुछ ना कुछ, विपक्ष कितना भी कमजोर हो, कितना भी बिखरा हुआ हो, कितना भी उनके पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा ना हो, उसमें से कुछ ना कुछ भाजपा से जरूर टूटेंगे। अगर 3 या 4% भी टूट गए भाजपा से, तो ये लोग 220 पे आ जाएंगे। यही डर है। हाँ, तो ये डर जो है ना, इससे बुरी तरीके से हड़बड़ा गए। देखिए, आज मैंने एक भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य से बात हुई मेरी काफी देर तक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आप जरा खुद सोच के बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत अच्छे अध्येता भी हैं, आप जरा कुछ सोच के बताइए कि ये जो मंगलसूत्र वाली बात प्रधानमंत्री ने की है और भाजपा के अन्य नेता भी कर रहे हैं, इसका क्या वोटरों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उल्टा असर पड़ रहा है इसका। उनका कहना ये था। और उनका कहना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी व्यक्ति इसको नहीं दोहरा रहा है, कोई व्यक्ति इसको दोहराने के लिए तैयार नहीं है। और उनका, मुझसे भी अगर कहा जाएगा तो आप इसकी मंच पे ये भाषण दीजिए, तो मुझे भी इस तरह का भाषण देने में हिचक होगी। तो ये सब लोग जो कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को खुद ही इस बात की गारंटी नहीं है कि ऐसा वास्तव में इसका कोई असर होगा। वही तो, जैसे मैंने पहले एक बार कहा था, ये लोग मुद्दा बदलेंगे, और दूसरे चरण में जहां 42 एनडीए की सीटें, भाजपा की सीटें दांव पे लगी हुई हैं, अगर उसकी ठीक खबर इन लोगों को नहीं मिली, तो देखना तीसरे चरण में फिर ये मुद्दा बदलेंगे। आपने पहले चरण से पहले कह दिया था कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बदल के ये लोग किसी और मुद्दे पर लाएंगे अगर मामला चला नहीं। तो भ्रष्टाचार से ये लोग आए मुसलमान पे, मुसलमान से ये लोग आए आरक्षण पे, और अब आता है मंगलसूत्र पे, फिर मुसलमान पे। और आपका कहना है कि परसों होने वाले चुनाव में अगर नहीं कुछ मामला बना तो फिर पलटेंगे ये लोग, फिर मुद्दा पलटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पलटेंगे। आज मजे की बात यह, संघ के नागपुर से मेरे पास फोन आया, और बहुत वरिष्ठ आदमी है संघ के। मुझसे बोले कि सैम पित्रोदा के साथ आपने एक इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का, राहुल गांधी की शादी के बारे में बात हुई थी, जरा उसका लिंक हमें भेज दीजिए। तो आप सोचिए कि सैम पित्रोदा को लेकर बहुत पहले किया था इंटरव्यू, 6 महीने पहले, राहुल गांधी की शादी पे उन्होंने जो बोला, ये भी मॉनिटर हो रहा है कि सैम पित्रोदा ने बोला क्या। अमेरिका में एक बैठे हुए व्यक्ति के पीछे
इस हद तक केंद्रित हो रही हैं चीजें। तो क्या लगता है नहीं, कि ये मैं इस बात को कह भी चुका हूं, आप भी जरा इस बारे में सोचिए। क्या भारत के हिंदू मतदाता, मैं कहता हूं सर, भारत के हिंदू मतदाता दिमाग से इतने कमजोर हैं, इतने बेवकूफ हैं कि वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि उनको मुसलमानों के खिलाफ बिना बात के उकसाया जा रहा है। हाँ, सही बात। यानी सड़क पे चलता हुआ आदमी से कहेंगे मुसलमान बदमाश हैं, ये तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे, ये कांग्रेस मुसलमानों की एजेंट है, तुम्हारी संपत्ति छीन के मुसलमानों में बांट देगी। इसको कोई आदमी ऐसे यकीन कर लेगा? कोई? कांग्रेस शरीयत के कानून लागू करना चाहती है। क्या किसी मतदाता के दिमाग में नहीं आएगा कि 60 साल तक जो पार्टी देश में हुकूमत करती रही, जब उसको 400 राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी, तब वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, इतना बड़ा बहुमत था उनके पास। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सब चुनाव हार गए थे अपने, तब शरीयत के मुताबिक तब कानून लागू किया। और अब जब कांग्रेस के पास 60 सीटों से भी कम है, वो शरीयत का कानून लागू करेंगे। मतलब ये लोग मान के बैठे हैं कि लोग इतने मूर्ख हैं कि कोई भी भड़कावे की बात आकर, कोई भी बात झूठ बोलकर। और आप क्या मतदाता ये नहीं सोचेगा कि 10 साल तक इन्होंने सरकार चलाई, फिर ये मुसलमान विरोधी बातें करके चुनाव हमारे वोट लेना चाहते हैं? ये बताते क्यों नहीं कि इन्होंने हमें क्या दिया है? देखिए, कांग्रेस जब 40-50 साल सरकार चला चुकी, तो जो समुदाय कांग्रेस को वोट देते थे, वो सब पूछने लगे अपने आप से कि आखिरकार 50 साल तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमें क्या मिला? पंजाब में सबसे पहले दलितों ने पूछा, उस सवाल से कांशीराम का जन्म हुआ। हमेशा जब वो सरकार चलती, और भाजपा के मामले में ये 50 साल की अवधि जो है फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, ये 10 साल में सिमट आई है। 10 वर्ष बाद सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस सरकार से हमें क्या मिला। भाजपा के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि मोदी जी हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी अपनी ही गारंटी की गारंटी दे रहे हैं, उसकी भी गारंटी दे रहे हैं। तो भाई मोदी की गारंटी है हम चुनाव जीत जाएंगे, हमें मोदी की गारंटी में भरोसा है। सही बात। बैठे हुए हैं घर पे, फिर क्यों परेशान है? हाँ, तो देखिए हुआ ये है कि इन तमाम कारणों का संचित परिणाम ये निकला है कि मतदाताओं में भी उदासी और बुझे बुझे से हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी बुझे बुझे से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी बुझे बुझे से हैं। अगर ऐसा न होता तो मोदी जी रात में नागपुर जाके क्यों बात करते? ये खबर फैली हुई है आपकी तरह कि मोदी जी रात में नागपुर गए थे। अच्छा, हाँ। सबसे पहले हम ही ने स्टोरी करी थी, ये एक्सक्लूसिव हमारी थी। हम ही ने पूरा एक आधे घंटे का प्रोग्राम किया था कि नागपुर में उस रात में क्या हुआ। मजे की बात यह कि उस रात में वो जो है बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, हिजड़ों के जो नेताओं से मिल लिए। तो ये बीजेपी के नेताओं को बड़ी उभरी, वो फोटो भी मुझे किसी ने भेजा कि हिजड़ों की जो नेता है वहां पे वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही। गडकरी जी मिलने नहीं आए उनसे नागपुर में। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप भी को चौंकाती तो है। और दूसरा सही बात भी है, एक ही रिपोर्ट, एक ही घोटाला कैग ने लीक किया और वो गडकरी का था। यानी गडकरी के अलावा किसी का कोई डिपार्टमेंट में कुछ हुआ नहीं हो। कैग जो रिपोर्ट जो इनके चंगुल में है, वो एक ही मंत्री का घोटाला लीक करती है, द्वारका की सड़क का, वो गडकरी का होता है। तो ये जो संघ है जो गडकरी को इतना प्यार करता है, उसको भी दिख रहा है कि एक ही दुलारा मंत्री है, नागपुर में रहता है, सेवा करता है, नागपुर के संतरे खिला खिला के यहाँ तक पहुंचा है वो संघ को। तो ये सब चीजें मुझे तो अब लगने लगा है कि संघ भी एक पूछ रहा है कि आखिरकार 10 साल में हमको क्या प्राप्त हुआ? भाई सारे टिकट मोदी जी बांट रहे हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं मोदी जी, और सत्ता के जो फायदों का बंटवारा होता है वो मोदी जी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए संघ के सरकारवान है, खुद मोहन भागवत जी ने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि भाई इसको फलाने निर्वाचन क्षेत्र से इस बार टिकट मिलना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग एक टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं, टिकट नहीं मिलता उसको, तो लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सही बात। क्या ये लोग खुश हो जाएंगे कि नहीं हमारी देखो बात नहीं मानी गई? तो ये जो स्थिति है, और मोदी जी कल के प्रोग्राम में मैंने इस बात को कहा भी था कि मोदी जी ने गुजरात में बिल्कुल संघ को बिल्कुल सरकार से बाहर कर दिया था। मोदी जी की पूरी कोशिश दिल्ली सरकार से भी संघ को बाहर करने की है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, गुजरात जैसी छोटी जगह नहीं है, इसलिए पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन अपनी तरफ से इनकी पूरी कोशिश रहती है कि संघ को किसी तरीके से सरकार में घुसने न दें, कतई सरकार से बिल्कुल दूर रखा जाए, इनकी पूरी कोशिश होती है। और संघ की कोई बात मानते नहीं है ये।
संघ को जो लाभ होता है इनके सरकार में रहने से, वो एक स्वाभाविक मिलने वाला लाभ है, कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। अब इस प्रकार का लाभ कि मान ले संघ के किसी संगठन को उन्होंने एक बड़ी सी बिल्डिंग अलॉट कर दी जिसमें वो अपना दफ्तर खोले ले रहा है, या प्रचारकों के चेहरे पे मान लीजिए चमक आ गई है, या कुछ संघ के दफ्तर में एक अच्छी मेज आ गई है, अब वो एक अच्छे कप में चाय पीने लगे हैं। इस प्रकार के मतलब लाभों के अलावा आपको संघ को कोई ऐसा विशेष लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि संघ ये जो हो रहा है ना कि भाई मुसलमान लोग हिंदुओं की धन संपत्ति छीन लेंगे, हिंदू माता बहनों के जो मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आदिवासियों की चांदी छीन ली जाएगी, ये सब जो हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि संघ में इस चीज की कोई प्रशंसा हो रही होगी। वो लोग भी अवाक होंगे कि ये अचानक क्या होने लगा। तो कहीं भी मोदी संघ के साथ में अपनी रणनीति बनाते समय चूल में चूल मिलाए हुए नहीं दिखते। मोदी जी का अलग अपना चल रहा है थिएटर, और संघ की कार्रवाइयां अलग है। मोदी जी का पॉलिटिकल थिएटर अलग है और संघ की गतिविधियां अलग है। इस तरीके से ये पूरा जो हिंदुत्व की राजनीति है, दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ संघ है, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। मुझसे जी किसी ने, एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये तय मानिए कि अगर कांग्रेस 100 के ऊपर निकली तो बीजेपी 200 सवा 200 से ऊपर जा नहीं पाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने लगभग हथियार डाल दिए थे, चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। वो पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, मोदी का जादू था, मोदी के दामन पे अंबानी अडानी जैसे दाग नहीं थे, तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन अब सीन बदल गया। राहुल गांधी की मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, आप जरा सोचिए। तो एक चीज कही जाती थी मोदी मैजिक, हाँ, मोदी का जादू। तो अगर मोदी का कोई जादू है, अच्छा मान लीजिए 10 साल से मैं सुन रहा हूँ मोदी की मैजिक, मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, तो मोदी का जादू है, तो ये है मोदी का जादू जो हो रहा है। मंगलसूत्र 10 वर्ष तक आपने सरकार चलाई, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की एजेंट है। और 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान है जिसमें हिंदुओं किसी के खिलाफ घृणा नहीं फैलाई गई है। सांप्रदायिकता तो वो होती है किसी के खिलाफ घृणा फैलाने काम सांप्रदायिकता है, वो उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इससे उनको कोई फायदा होगा। हो सकता है इनके किसी कोई कार्यकर्ता, जो कट्टरपंथी कार्यकर्ता होते हैं, वो जोश में आ जाएं, थोड़ा सुस्त बैठे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें वो कार्यकर्ता भी इसमें जोश में आएंगे। ये परसों जो वोट पड़ने वाले हैं 26 तारीख को, उससे ही बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं उनसे बता रहा था कि जो सज्जन थे, बड़े इंटेलेक्चुअल, उन्होंने मुझसे कहा कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ नहीं रही थी, हथियार डाल दी थी, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, तब भी उसको 47-48 सीटें के आसपास सीटें मिली। अब इस बार तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली, पूरे देश में कांग्रेस खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को दावे से कर सकता हूं कि 100 से ऊपर निकली कांग्रेस तो बीजेपी 200 के आसपास आ जाएगी। क्या कांग्रेस 100 से ऊपर निकलेगी तो दूसरी इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी तो ऊपर जाएंगी। हाँ, वो भी ऊपर जाएंगी, स्वाभाविक है, ऊपर जाएंगी। कुल मिलाकर सारा असर तो बीजेपी के ऊपर होगा ना उसका। हाँ, कांग्रेस 100 से ऊपर निकली तो तेजस्वी की पार्टी भी 100 से बेहतर प्रदर्शन करेगी, अखिलेश की पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हो सकता है कहीं बहुजन समाज पार्टी भी जीत ले कुछ सीटें। मतलब ये है कि 100 से ऊपर जाएंगे तो हर जगह वो तो हर चीज में बढ़त होती है, तो ओवरऑल बढ़त होती है। एक देखिए राजनीति एक स्विमिंग पूल की तरह है। स्विमिंग पूल में कोने से आप एक बाल्टी भर के पानी निकालेंगे तो पानी पूरे स्विमिंग पूल का घटेगा। ये नहीं होगा कि कोने का पानी कम हो जाए, बाकी में पानी का स्तर वही रहे। सही बात है, आप समझ रहे हैं ना कि पानी के बाद हमने एक बाल्टी भर के पानी निकाल लिया तो ना उसी कोने में पानी कम होगा। तो अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो ओवरऑल फर्क पड़ेगा पूरे चुनाव के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वो ऐसे मौके पे वो सर्वे वाले क्या कर रहे होंगे? मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, सर्वे आया था, सब गोदी मीडिया चला रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 2 सीटें पे आएगा, 2 सीटें, 2 या 3 सीटें। अब वो क्या सोच रहे होंगे? जो सर्वे जिन सर्वे में 399 पे रोक दिया, एक चैनल ने 399 सीटें दे दी बीजेपी को, एनडीए को 399 सीटें दे दी। वो कह रहा हम बड़े निष्पक्ष, हम 400 पार नहीं किया, देखो हमने। तो ये जो स्थिति है, अब कोई बात कर रहा है 400 पार की, कहीं नारा ही नहीं है। अब तो खुद मोदी जी नहीं कह रहे, नारे लगवा रहे, अब की बार 400 पार तो खुद मोदी जी नहीं लगवा रहे, खुद ही उन्होंने अपने नारे की हवा निकाल ली। ये तो पहली बार हुआ कि आदमी खुद नारा लगाता हूँ हर सभा में, अब की बार 400 पार। अब 2 दिन से तो बिल्कुल
प्रधानमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम है, प्रधानमंत्री जी को वो नारा भूल गए हैं कि अब की बार। तो ये जो जी जी। उत्तर प्रदेश में से जो जिस राज्य को सबसे मजबूत मान रहे थे, वहाँ पहले चरण के मतदान के बाद सब कुछ उल्टा-पुल्टा नज़र हो रहा है। अब सभी लोग कह रहे हैं कम से कम 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कौन जीतेगा कह नहीं सकते। तो जो सर्वे वाले 2 सीटें दे रहे थे इंडिया गठबंधन को, वो 30 में बता रहे हैं कि बहुत कस के फाइट होगी। इसका मतलब बीजेपी परेशान तो है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विचलित है, परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ट्वीक करने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जज्बात का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही है। कामयाब होगी या नहीं होगी ये उन्हें नहीं पता। देखिए, ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के एक जो निष्ठावान समर्थक हैं उनकी कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रही है भाजपा जज्बाती एंगल लाने की चुनाव कैंपेन में, लेकिन वो कामयाब होगी या नहीं होगी ये हमें नहीं पता। तो जब ये वो लोग कहने लगे हैं, इसका मतलब है कि चारों तरफ भाजपा की रणनीति में के ऊपर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। अच्छा, ये जो बीजेपी की सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन ही कहूँगा क्योंकि पहली लाइन में तो 2 ही न नेता हैं, अमित शाह और मोदी जी। उनको ये सब हालात देख के कैसा लग रहा होगा? देखिए उनका रवैया है कि वो लोग हर चीज को मैनेज करना जानते हैं। राजनीति उनके लिए प्रबंधन और इवेंट मैनेजमेंट का नाम है। राजनीति के 2 पहलू हैं उनके लिए। हर चीज को प्रबंधित किया जा सकता है, मीडिया को प्रबंधित किया जा सकता है, हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा सकता है, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। और राजनीति को इवेंट मैनेजमेंट में लोगों ने बदल दिया है। बड़े बड़े जलसे करना, बड़े बड़े रैलियां करना, बड़े बड़े रोड शो करना, बड़े बड़े उद्घाटन कार्यक्रम करना, ये सब इसमें पूरा बदल दिया है उन्होंने। तो इनको लगता है उनको यही काम आता है केवल। तो वो सब चीज को मैनेज करने में लगे हुए। उन्होंने कहा लोगों में उत्साह नहीं है, तो इसको मैनेज करने के लिए ये ले आए वो, कि उत्साह की जगह इसके तरीके से हम इस चीज को कर लेंगे। अब जब इसका असर नहीं पड़ेगा तो कोई नया हथकंडा सोचेंगे, नई चीज लाएंगे। अच्छा, ये जो आपने इतने सारे चुनाव देखे, इतने सारे देश के नेता देखे, कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो खुद की गारंटी लेता हो? राजीव गांधी की गारंटी है, इंदिरा गांधी की गारंटी, ये सब कभी शब्द सुने हैं आपने? कोई नहीं भाई, व्यक्तिगत यहाँ तो मोदी जी इस तरह बात करते हैं ऐसे कि मोदी कोई व्यक्ति है। मोदी ऐसा करेगा, मोदी ने ऐसा कहा है, मोदी वहां खड़ा है, मोदी ने ये कर दिखाया। खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू ही बन रहे हैं। शेखी खोरी का एक नया आयाम है जो आज तक किसी ने छुआ ही नहीं है। देखिए, हम लोगों को बचपन सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, दूसरे आपकी प्रशंसा करें, ये खूबी है। यहाँ मोदी जी का मानना यह है कि जितनी खुद दूसरे को मौका ही मत दो तारीफ करने का, खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करो। लगातार लगे हुए दिन रात यही बोलते रहते हैं। तो इसका जो भी असर पड़ा होगा, मोदी जी के प्रशंसक भी काफी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं पे मुझे तो ये असर लगा है कि भाई सब कुछ यही कर रहे हैं, सब इन्हीं के जरिए होने वाला है, तो हो जाए भाई, हम तो चाहते हैं कि हो जाए। सही है। वो आज मुझे पता चला कि वरुण गांधी को मनाने की कोशिश थी कि भाई रायबरेली से प्रियंका लड़ें तो तुम जी उनके खिलाफ लड़ जाओ। जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, प्रधानमंत्री ने भी फोन किया उनको, ऐसे बताया जाता है। तो जी। ये जो है परिवार है कि गांधी परिवार में गांधी को किसी को खड़ा कर दो, रणनीति क्या सोच रहे होंगे कि वरुण गांधी को प्रियंका के खिलाफ खड़ा कर दो? मुझे तो नहीं लगता कि वरुण गांधी प्रियंका के खिलाफ लड़ेंगे। मेरे ख्याल से पहले भी मना कर चुके हैं, अब उनको दबाव डाला जा रहा है, वो मेरे ख्याल से इस पर राजी नहीं होंगे। मेरा मानना ये है। दूसरे, मैं आपको कुछ एक छोटे मोटे तथ्य देना चाहता हूं जो आसानी के साथ में नेट पे उपलब्ध हैं, लेकिन अब चूंकि मौका है और परिप्रेक्ष्य वही चल रहा है, तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो आप जानते हैं कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। और उस वक्त लोकसभा में सदस्य संख्या केवल 449 थी। इसे कहते हैं प्रचंड बहुमत। फिर 1957 में दोबारा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को 371 सीटें मिली, लोकसभा में केवल सीटें थी 505। उसके बाद 1962 में चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस को सीटें मिली 361, वोट मिला 44.72%। तब लोकसभा में सीटें थी 508। ये है प्रचंड बहुमत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 1967 में जब कांग्रेस थोड़ा महंगाई वगैरह कारण कांग्रेस के खिलाफ असंतोष था, तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो चुका था,
और लाल बहादुर शास्त्री का भी ताशकंद में देहांत हो चुका था। उस वक्त कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 283 सीटें जीती। तब सीटें थी 523 लोकसभा में। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने 352 सीटें जीती। तब सीटें थी 521। अब आप सोचिए 1970 में इमरजेंसी की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में जब कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और पूरी 84 की 84 सीटें कांग्रेस हार गई, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सारी सीटें हार गई, तो जानते हैं कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 154 सीटें जीती थी। पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था कांग्रेस ने। यानी ये उत्तर भारत कांग्रेस के हाथ से निकल गया, तो कांग्रेस ने उसकी भरपाई दक्षिण भारत जीत के की और उसके जरिए वो सत्ता में टिकी, राजनीति की होड़ में टिकी रही। भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में 10 सीटें वो हार जाए तो 10 सीटों की भरपाई करने के लिए इनके पास स्पेस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कहते हैं कि इनके पास सीटें प्रचंड बहुमत, वेरी लार्ज मेजोरिटी, प्रचंड बहुमत, वेरी। आज मैं यही विरोध करके आ रहा हूं कि आपने अपने कंसेप्ट पेपर में लिखा वेरी लार्ज मेजोरिटी। किस बात की लार्ज मेजोरिटी है ये? अब 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्होंने 353 सीटें जीती और 1984 में राजीव गांधी ने 414 सीटें जीती। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उससे नरेंद्र मोदी के ये 2 चुनाव हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, कोई मुकाबला ही नहीं है आपस में कोई। ये लोग अभी उस पूरे प्रभुत्व, उस वर्चस्व से बहुत दूर है। इनको यही तकलीफ लगती है, यही बुरा लगता है, इसीलिए बार बार जो व्यक्तिगत हमले होते हैं, क्योंकि इतना देवत्व हासिल करने के बाद, देवताओं के देवता बनने के बावजूद कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे वो। नहीं, लोगों की, ये लोग काफी दिमागी तौर पे काफी इनका मनोबल गिरा हुआ है, बुरी हालत में है। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा चरण सामने है और दूसरा चरण के नतीजे, मतदान के प्रतिशत के नतीजे बता देंगे कि हवा किधर बह रही है। मैं जो हमेशा कहता हूं कि बहुत मुश्किल है, कठिन है डगर बनगट की। शुक्रिया अभय जी बात करने के लिए, धन्यवाद, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, और आपको लगा होगा बातचीत करने के बाद कि समझ में आया होगा कि आखिर भाजपा की परेशानी है तो क्या है। प्रधानमंत्री अपने देवत्व की इतनी चर्चा करने के बावजूद भी कांग्रेस के बराबर नहीं आ पा रहे हैं, तो जाहिर है परेशान तो होंगे। मुझे इंतजार रहेगा आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आपके बताने का। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।